नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी वर्तमान में नियोजित शिक्षक हैं। लगभग आपकी संख्या 3.5 लाख से पौने 4 लाख की मानी जा रही है अनुमानतः। हालांकि इनमें से हजारों की संख्या में जो है वो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के द्वारा वे बीपीएससी कैडर के शिक्षक बन चुके हैं, जिसे लेकर के शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कितने नियोजित शिक्षक जो हैं वे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के द्वारा चयनित होकर के बीपीएससी कैडर के शिक्षक बन चुके हैं, उन सभी का जो है आंकड़ा उन्हें यथाशीघ्र शिक्षा विभाग को प्रेषित करना है। अब सबसे बड़ी सवाल उत्पन्न होती है कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु आप वर्षों से जो है संघर्षरत हैं। सड़क से लेकर के सदन तक आपने बुलंदी के साथ राज्यकर्मी बनने की जो मांगे हैं वो रखा है आपने, लेकिन आपने कतई नहीं सोचा था कि आपको इस हेतु जो है बीच में एक परीक्षा आड़े आएगी और आपको सक्षमता परीक्षा देने पड़ेंगे। हालांकि इस सक्षमता परीक्षा को माननीय मुख्यमंत्री मामूली सी परीक्षा कहते हैं, लेकिन जब सिलेबस और पैटर्न जब आए बीएसईबी जिसे जिम्मेदारी दी गई है सक्षमता परीक्षा आयोजित करने का, उसके बाद से जो है हवा हवाई है सभी नियोजित शिक्षक हमारे गुरुजन कि आखिर सिलेबस और पैटर्न जब बीपीएससी आयोग के तर्ज पर जब बनाए गए हैं, जब जारी किए गए हैं, तो हो सकता है कि सवाल भी उसी तर्ज पर दिए जाएं। तो फिर जब चिड़िया चूक गई खेत तो पीछे पछताने से क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। अर्थात जब आप परीक्षा भवन में जाएंगे और आपके समक्ष जो प्रश्न पत्र आएंगे और वह बीपीएससी टीआरई में जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, यदि उसी आधार पर यदि पूछ दिए गए तो फिर उस समय आपके पास तुक्का लगाने के सिवा कोई और उपाय नहीं दिखेंगे। इसलिए सक्षमता परीक्षा जो बीच में एक बाध्यता बनाई जा रही है, उसके विरोध में माननीय हाई कोर्ट पटना में भी याचिका दायर की गई है, जिससे मैंने पिछले की वीडियो में आपको बताया था। साथ ही शिक्षक संघ के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखे गए हैं कि यह उनके साथ अन्यायपूर्ण रवैया है। भले मामूली सी परीक्षा होगी, क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, लेकिन जो प्रक्रिया जो है परीक्षा आयोजित करने का जो प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, जितना लेंदी प्रोसेस है, वो प्रोसेस से गुजर पाना ही बहुत कठिनाई लग रहा है नियोजित शिक्षक हमारे गुरुजनों को। गुरुजनों के लिए जो सक्षमता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, उस हेतु तैयारी के लिए भी उन्हें समय नहीं दिए जा रहे हैं। बीच में आप देख पा रहे हैं कि फरवरी माह में ही जो है 12वीं बोर्ड का एग्जाम होगा, 10वीं बोर्ड का एग्जाम होगा। उन दोनों परीक्षा में जो है परीक्षा में कक्षाधीशक के रूप में, केंद्राधीशक के रूप में अर्थात इन्विजिलेटर के रूप में जो है नियोजित शिक्षकों को वहां पे कार्य कर दिया जाएगा, उन्हें ड्यूटी में लगा दिया जाएगा। कॉपी जांच में भी उन्हें जो है जिम्मेदारी दे दी जाएगी और उसी बीच लास्ट फरवरी से जो है उनका परीक्षा होना है। 1 फरवरी से उनके लिए आवेदन करने हैं और सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन है। आवेदन करने से लेकर के परीक्षा तक जो है ऑनलाइन है, सभी ऑनलाइन है। तो अब जो है समस्या उत्पन्न यहाँ पे हो रही है। एक तो सिलेबस और पैटर्न को लेकर के सभी डरे सहमे हैं, क्योंकि जो पिछले 15 साल 20 साल से जो सिर्फ जिन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, कोई कक्षा प्रथम से 5वीं तक में ही पढ़ा रहा है और उसमें क्या कुछ पढ़ाना है वो आप सभी से जो है अवगत नहीं है, सभी आप परिचित हैं। 6 to 8 में किसी को सीमित कर दिया गया है, किसी को 9-10 तक सीमित कर दिया है, किसी को 11-12 तक सीमित कर दिया गया है। अब जिन्हें जो जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो जिस ग्रेड में नियोजन इकाइयों से द्वारा नियोजित हो चुके थे, अब उससे इतर वे क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए? उन्होंने कभी रात में सोते वक्त उनको सपने में भी नहीं आया होगा कि राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जिसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं और उस हेतु उन्हें परीक्षा देने पड़ेंगे, तो क्यों वो पढ़ेंगे? परीक्षा देने की बात तो अभी जो है 4 महीना 6 महीना पहले से हो रही है, उस हेतु भी लड़ाइयां जारी हैं। अब होगी नहीं होगी इस दुविधा में भी सभी लोग हैं। अब तक संशय बना हुआ है होगा या ना होगा, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट पटना में भी जो है याचिका दायर कर दी गई है। साथ ही जो है इधर सड़क से सदन तक इधर भी जो है प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जो है शिक्षक संघ है, प्राथमिक शिक्षक संघ, प्रारंभिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ और भी अन्य कई संघ संगठन है शिक्षकों का जो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। तो अब इसमें जो हम भी इस पक्ष में हैं कि सबसे प्रथम मैं प्रारंभ से ही कहते आ रहा हूं कि जो हमारा नियोजित शिक्षक गुरुजन हैं उनके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस है। इतने दिनों तक जैसे आपने कहा उस आधार पर नियोजित होते हुए भी कम वेतन में आपने उन्हें और सारे राज्यकर्मी का जो सुख सुविधा नहीं दिया जाता है, उस सुख सुविधा से वंचित रख कम वेतन में आपने वो हर काम करवाया उन नियोजित शिक्षक गुरुजनों से जो आप राज्यकर्मी से कराते आए हैं। चाहे जनगणना की बात हो, चाहे इलेक्शन ड्यूटी की बात हो, चाहे पशु गणना की बात हो, आपने बीच बीच में बोरा गिनने का काम दे दिया, आपने खुले में शौच करने वालों को फोटो खींचने का काम दे दिया, आप उनको स्वच्छता अभियान में लगा देते हैं, आप उनको स्वच्छता अभियान में लगा देते हैं। न जाने कई टेम्पोररी वर्क जो सरकार और केंद्र सरकार राज्य सरकार के आते रहते हैं, वे सारे कार्यों में उन्हें संलग्न कर देते हैं। आप एग्जाम ड्यूटी में उन्हें लगाया, इलेक्शन ड्यूटी में आपने लगाया उन्हें, आपने उन्हें कॉपी जांच में लगा दिया, हर कार्य को किया है उन्होंने। और आपके द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं, एक ये जो पेन पेपर वाला परीक्षा नहीं, जो परीक्षा आपने लिया है फिजिकल रूप से, वो शरीर पर जो है खरा उतरे हैं और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य निष्ठता के दम पर वो लगन और मेहनत से हर कार्यों को उन्होंने निभाया है बखूबी। उसके बावजूद जो है राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें देने के लिए आपको तो देना है हर हाल में।
देने के लिए आप जो है सक्षमता परीक्षा जो है वो अंतिम पड़ाव में है, कोई रिटायर से 2-4 कदम पीछे होगा और उन्हें आप सक्षमता परीक्षा देने की बात कह रहे हैं, तो कैसे वो देंगे? साथ ही आप सक्षमता परीक्षा तो ले ही रहे हैं, उसमें एग्जाम वो पैटर्न जो है आपने लेंदी कर दिया, बीपीएससी तैयारी के तर्ज पर आपने सारा प्रोसेस जो है आपने अपना लिया। अब परीक्षा मामूली सी होगी या फिर कठिन होगी, यह कह पाना मुश्किल है, वो परीक्षा केंद्र में ही जाकर के जो है नियोजित शिक्षक को, हमारे गुरुजनों को पता चल पाएगा। लेकिन अब जो है परीक्षा देना जो है वो ऑनलाइन देने हैं। अब बताइए कि जो 15 साल 20 वर्षों से जो प्राथमिक विद्यालयों, प्रारंभिक विद्यालयों में जो कार्यरत है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो कार्यरत हैं, अब जो 35 साल, 40 साल, 45 साल, 48 साल के जो हो गए हैं, अब उनके ऊपर जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। तो वे पढ़ने के सिवा और क्या कार्य कर सकते हैं? वो कंप्यूटर का ना माउस छुए हैं, न ही वो कीबोर्ड पर अपना कभी फिंगर रखे हैं, न ही वो कभी डेस्कटॉप के सामने बैठे हैं। भले उनके बाल बुतरू बच्चे जो हैं वो चला रहे हैं स्मार्टली तरीके से, जो है वो माउस भी नचा रहे हैं और कीबोर्ड भी जो है कीबोर्ड पर भी फिंगर अपना नचा रहे हैं और डेस्कटॉप के सामने वो 12-12 घंटा बैठे रह रहे हैं और सारे चीज उनको पता है। लेकिन जो माता पिता बन चुके हैं, जो निजी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और जिनका उम्र अंतिम पड़ाव पर हैं, जो पिछले 15-20 वर्षों से जो कार्यरत हैं, वो देखे ही नहीं है कभी माउस और कीबोर्ड इन वर्षों में चला करके हैंडल करके, और डायरेक्ट आप सक्षमता परीक्षा में उन्हें कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना है, तो कैसे वो दे पाएंगे? तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आप यदि हम ये चीज मानते हैं कि सक्षमता परीक्षा के बहाने जो है सरकार या शिक्षा विभाग नियोजन इकाइयों के माध्यम से जो फर्जी तरीके से जो शिक्षक बहाल हुए हैं और उनकी संख्या लगभग 70 से 75 हजार की संख्या है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर दिया है, तो उन्हें निकाल बाहर करने के लिए भी एक प्रोसेस इतना लेंदी किया गया और इतना कठिन प्रक्रिया जो है अपनाया जा रहा है ताकि उन्हें निकाल बाहर किया जाए, उनके जगह पर योग्य जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को जो है शिक्षा रूप में बहाल किया जाए। तो उन्हें निकाल बाहर करने के लिए जो प्रोसेस परीक्षा के बहाने जो किया जा रहा है, वो जांच प्रक्रियाएं या वो प्रोसेस जो है बिना परीक्षा के भी किया जा सकते थे। सभी का आपने जो है पुनः जिस प्रकार से परीक्षा तक आप छोड़ दिए कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, एडमिट कार्ड जारी होंगे, फिर परीक्षा देंगे, परीक्षा के बाद जो प्रोसेस है कि काउंसलिंग होगा, तो डायरेक्ट काउंसलिंग आप करा लें, डायरेक्ट आप काउंसलिंग करा लें। सभी का जो है अभी ही आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सबका अभी आप थंब इंप्रेशन ले लें और फिर आप 4 महीना 6 महीना के बाद थंब इंप्रेशन ले लें। अब सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनका ले लें, डॉक्यूमेंट्स आप पुनः जो है जांच करें। तो ये सारे प्रोसेस बिना एग्जाम के भी हो सकते हैं। और भी कई प्रक्रियाएं हैं, शिक्षा विभाग के पास बहुत सारे ऐसे उनके पास प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया का वो फॉलो करेंगे और उसके तहत जो है जो नियोजन इकाइयों से जो फर्जी तरीके से जो शिक्षक बहाल हुए हैं उन्हें बाहर कर सकते हैं। लेकिन सक्षमता परीक्षा के माध्यम से उन फर्जियों को निकालने के उद्देश्य से जो सक्षमता परीक्षा हो रहा है उसमें जो योग्य हैं, जो फेयर हैं, जो जेन्युइन हैं, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हो सकता है कि फर्जियों को निकालने के चक्कर में उससे अधिक जो है, जो जेन्युइन है, जो फेयर है, जो सही है, जो ईमानदार है, लगनशील है, कर्तव्यनिष्ठ है, मेहनत कश है, वही लोग जो है बाहर हो जाए। क्योंकि 3 ही बार अटेम्प्ट दिया गया है सक्षमता परीक्षा का, 3 बार में यदि वो उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो फिर सरकार अलग से विचार करेगी। हो सकता है उस समय कौन सरकार आ जाए और उसका क्या मूड हो जाए, हो सकता है वो निकाल बाहर कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो है जो शिक्षक संघ है उन लोगों का प्रयास है कि सक्षमता परीक्षा न हो। यदि हो तो यदि कोरम ही सिर्फ पूरा करना है, यदि नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा देने हेतु जो कानूनी अड़चन आ रही है सिर्फ कुछ अड़चन को हटाना है, तो फिर जो है एकदम सरल और सहजता से जो है वो सक्षमता परीक्षा ले लिया जाए। इतना लेंदी क्यों, ऑफलाइन ले लिया जाए। सेंटर खुले हैं, अब सीबीटी से होगा तो उसके लिए कई दिनों तक जो है वो चलेंगे एग्जाम, और कई दिनों तक जब चलेंगे तो अब नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन में क्या हो जाता है कि जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो कुशल होते हैं, जो बहुत तेज तरार होते हैं, उनके भी जो है वो निम्न मार्क्स आ जाते हैं, निम्न अंक आ जाते हैं। और जो एकदम जो है कमजोर होते हैं वे भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं। अब चूंकि मार्क्स के आधार पर ही वरीयता तय होना है, मार्क्स के आधार पर ही जो है चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो फिर उसमें जो है बाधा उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को एक दूसरे अप्रत्यक्ष रूप से नेगेटिव मार्किंग के तौर पर देखा जाता है। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस वजह से जब ऑफलाइन एग्जाम होंगे तो सारे लोगों का एक ही साथ एक ही दिन एग्जाम हो जाएगा, तो उससे जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं करने पड़ेंगे। और उससे क्या होगा कि जो योग्य हैं तो उन्हें जो है मार्क्स अधिक आएंगे तो उनको उस आधार पर वरीयता मिलेगा, उनको चॉइस डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा। तो ये सारे बिंदुओं पर जो है विचार हो रहे हैं। इन सारे बिंदुओं को ही दोनों स्तर से जो है हमारे जो शिक्षक संघ के जो नेतृत्व करता है वो दोनों मार्ग से वो जो है इसका हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ जो है उन्होंने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, और चाहे फरवरी के प्रथम वीक या द्वितीय वीक में अर्थात परीक्षा जो सक्षमता परीक्षा होनी है उससे पूर्व ही उसकी सुनवाई हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो है मुख्यमंत्री या फिर सदन कहें या फिर सड़क कहें, यह मार्ग भी अपनाया जा रहा है। और यदि पटना हाईकोर्ट से यथाशीघ्र कोई निर्णय नहीं आते हैं, यदि मुख्यमंत्री या शिक्षा विभाग इस पर कोई विचार नहीं करती है, तो फिर बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर जो है परीक्षा का बहिष्कार किए जाएंगे, आंदोलन होंगे। जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 का बहिष्कार किया गया, आपने देखा कि लगभग 90% जो नियोजित शिक्षक हैं वे सम्मिलित नहीं हुए।
टीआरई 1 में तो गुपचुप तरीके से जो है सम्मिलित हुए लोग, और लगभग 66 हजार लोगों ने आवेदन किया, और उतने आवेदन करने के उपरांत बहुत सारे लोगों ने जो है नियोजित शिक्षक जो है वो परीक्षा देने गए ही नहीं। लेकिन टीआरई 1 में जब सफलता हाथ लगी तो टीआरई 2 में कुछ बढ़ चढ़ के नियोजित शिक्षक भाग लिए। लेकिन जो है बहुत सारे जो हमारे नियोजित शिक्षक या जो हमारे गुरुजन हैं उन लोगों ने बहिष्कार किया टीआरई 1 और टीआरई 2 का, और वो सफलता मिली भी उनको। उस बहिष्कार में उन्हें जो है एकता और अखंडता के साथ पूरे संगठनात्मक तरीके से उन्होंने बहिष्कार किया, तो इसका उनको फल भी मिला कि कम से कम जो बीपीएससी आयोग के द्वारा ही जो परीक्षाएं हो रही थी उसी के माध्यम से राज्यकर्मी बन सकते थे नियोजित शिक्षक, उसके स्थान पर अलग से एक नियमावली ला करके और मामूली सी परीक्षा के माध्यम से इन्हें जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने का विचार बना। जब यहां तक उनकी जीत हासिल हो चुकी है तो एक बार और ये हठधर्मिता यदि अपनाएंगे और उसी प्रकार जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 में नियोजित शिक्षक हमारे गुरुजनों ने जिस प्रकार पूरे संगठनात्मक रूप से एकता और अखंडता का परिचय देते हुए और बहिष्कार किया परीक्षा के, यदि इस बार भी यदि बहिष्कार कर देते हैं तो अवश्य ही वो सफल हो जाएंगे। हो सकता है बिना परीक्षा के उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए या फिर परीक्षा लिया भी जाए। तो जो नियोजित शिक्षकों गुरुजनों के द्वारा जो मांगे रखी गई हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट न हो करके जो है ऑफलाइन एग्जाम हो, एक ही दिन में सारे लोगों का एग्जाम हो, ताकि नॉर्मलाइजेशन करने का कोई जो है उसमें बात ही नजर ना आए। साथ ही जो क्वेश्चन सेट हो बीपीएससी टीआरई के तर्ज पर नहीं बल्कि सरल हो, सिर्फ यदि कानूनी अड़चन को हटाने के लिए और कोरम पूरा करने के लिए करना है तो बेहद सरल तरीके से जो है प्रश्न पत्र सेट किया जाए, एग्जाम एक ही दिन में ऑफलाइन लिया जाए और सभी को जो है सभी लोग पास हो जाएंगे और सभी को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर दिया जाए। साथ ही जो 3 जिला चॉइस 3 डिस्ट्रिक्ट जो रखा गया है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के तर्ज पर, उसका भी बहिष्कृत किया गया है, क्योंकि अब जो 15 साल 20 साल 25 साल से जो कहीं पे वर्किंग है वो वहां पे अपना ठिकाना बना लिया है, अब उनके जो है बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं, वो कहीं पढ़ रहे हैं या फिर अपना बूढ़े माँ बाप के साथ रह रहे हैं, कोई सास ससुर के साथ रह रहा है, कोई छोटा बच्चा के साथ रह रहा है, पूरी तरह से वहां सेटल्ड है। अब उनको जो है इस अंतिम पड़ाव में उनको उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर भेज दिया जाएगा, पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर भेज दिया जाएगा। अब वो कैसे रहेंगे? हो सकता है किन्हीं का हस्बैंड टीचर हो तो वाइफ उनका कहीं और किसी विभाग में हो सकता है किन्हीं का वाइफ जो है वो टीचर हैं तो उनके हस्बैंड तो अवश्य ही कहीं ना कहीं किसी कार्य में संलग्न होंगे। अब उनके साथ बच्चे भी रह रहे हैं तो अब उनके साथ समस्या उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए सिर्फ ये मांग है शिक्षक संगठनों का कि ये जो 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो दिए गए हैं उसको हटा करके और जो जिस जिला में है उसी में विद्यालय बदला जाए, दूसरे प्रखंड में कर दिया जाए। आप विद्यालय बदलिए, स्थानांतरण कर दीजिए। तो ये मांग भी महत्वपूर्ण है और ये मांग जायज भी है। तो जितने भी नियोजित शिक्षक संघों के द्वारा, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षक संघ हो, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ हो या फिर अन्य भी कोई भी संघ संगठन जो शिक्षक नियोजित शिक्षकों को लेकर के है, उनके द्वारा जो मांगे की गई है वो बिल्कुल ही जेन्युइन है, जायज है। उस पर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को अवश्य ही उसे संज्ञान में लेते हुए और उन पर सुधारात्मक कार्रवाई करना चाहिए, ताकि जो कोरम पूरा करना है, जो कानूनी अड़चन आ रही है तो उस कोरम पूरा करने हेतु अड़चन को दूर करने के लिए मामूली सी जो है सक्षमता परीक्षा लिया जाए ऑफलाइन। और स्थानांतरण की जो बात है वह जो जिस जिला में है, यदि इच्छा है तो दूसरे जिला में स्थानांतरण करवा ले, अन्यथा जो जिस जिला में है वहीं पे उसका विद्यालय बदल दिया जाए, प्रखंड बदल दिया जाए। तो ये सारी सुविधाएं उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही जो है वेतन निरंतरता का वेतन संरक्षण का लाभ और उनका वरीयता का लाभ जो है यह मार्क्स के आधार पर नहीं बल्कि वो ऑलरेडी सीनियर हैं तो उस हिसाब से उनका वरीयता प्रदान किया जाए। और जो भी क्वालिफाई हो जा रहे हैं उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। जो मार्क्स के आधार पर चॉइस जिला और जो वरीयता किया गया है इन सारे पर जो है संशोधन होने चाहिए। ये मांगे सारे जायज हैं, हम इनका समर्थन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, हम पे आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।